Hello everyone, I am Dr. Kusum Kalla, consultant pediatrician and adolescent expert working in Santokba Durlabji Memorial Hospital, Jaipur. Friends, Adolescent Health Week is being celebrated all over the world this year from 20th to 26th March. Adolescent means people between age 10 to 19 years. Adolescence is a very critical and formative period of life during which drastic and rapid changes take place, including physical, emotional, and social changes. Our teens who are not able to adapt to these changes and who are not able to cope up with the challenges associated with these changes become vulnerable to many health related issues, including mental health problems. For prevention and early screening of these mental health problems, adolescent mental health awareness is a prerequisite. I think Adolescent Health Week is the most appropriate time to discuss about this topic. And we are fortunate enough to have with us today Dr. Pankaj Mittal, who is Senior Consultant Psychiatrist in Santokba Durlabji Memorial Hospital, Jaipur. Dr. Pankaj, I welcome you today for this discussion. And टॉक की शुरुआत करते हुए पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसे कौन से साइंस बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये इंडिकेशन मिले कि इस बच्चे को मेंटल हेल्थ रिलेटेड हेल्प चाहिए साइकेट्रिस्ट से. सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ की बात करें तो जब भी उनको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू होंगे तो उनमें एंगर या इरिटेबिलिटी सबसे पहले आती है, क्योंकि उसको पहले हम दूसरे भाषा में एंगस्ट भी बोलते थे कि एंगस्ट होता है कि भाई हाँ बच्चे टीनेजर हो गए हैं तो उनमें जो बदलाव हैं वो उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, पर वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है उसमें एंगर और एंगस्ट में. तो एंगस्ट नॉर्मल हो सकता है वो, पर कभी कभी होएगा फिर ख़त्म हो जाएगा. जो टीनेजर एंगर है वो हमेशा रहेगा, इरिटेबिलिटी के तौर पे रहेगा, हमेशा रहेगा वो. और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल हेल्थ इश्यू यदि सिग्निफिकेंट हैं तो उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस में बदलाव आ जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस स्कूल की ख़राब हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी. तीसरा, उनका इंटरेक्शंस घर में काफ़ी कम हो जाएंगे लोगों से. स्कूल रिफ्यूजल आ सकता है जो ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, बड़े बच्चों में उतना कम होता है, पर हाँ वो स्कूल से भाग सकते हैं. ओके, तो स्कूल से निकल जा रहे हैं या बीच में ही कहीं किसी बहाना लगा के चले गए, तो ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है. तीसरी जो चीज़ है जो बच्चों में काफ़ी कॉमन मिलती है वह है सोमेटोफॉर्म इश्यूज़. सोमेटोफॉर्म इश्यूज़ का मतलब है कि हेडेक है जिसका कोई फिजिकल बेसिस नहीं मिल रहा है, पेट दर्द है जिसका कोई फिजिकल बेसिस नहीं मिल रहा है, बॉडीली और पेन सिम्टम्स हैं जिनका कोई फिजिकल कारण नहीं मिल रहा है. चौथी चीज़ की हम बात करें तो सैडनेस. यदि आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ दिनों से उसका इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया है घर में अपने दोस्तों के साथ, और आजकल वो अलूफ़ रहता है, अकेला रहता है, बात नहीं कर रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों पर इमोशनल जल्दी हो जाता है. कई बार मदर बोलती हैं कि आजकल ये इमोशनल बहुत होने लग गया है, कि बहुत जल्दी रो जाता है, छोटी सी बात पर ही गुस्सा होकर रोने लग जाता है और चला जाता है. तो ये कुछ जनरल सिम्टम हैं जो बच्चों में कॉमन होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं. जैसे कि डिप्रेशन जब होता है तो बच्चों में अलग होता है. बच्चों में डिप्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है इरिटेबिलिटी, रादर देन सैडनेस, रादर देन डिक्रीज इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़. इरिटेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन और एडोलेसेंट. थैंक यू डॉक्टर पंकज फॉर द क्रिस्प आंसर. दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हमें साइंस लगे इंडिकेटिंग कि इसको हेल्प चाहिए साइकेट्रिस्ट की, तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो कोई ऐसा स्क्रीनिंग मेथड है कि हाँ ऐसे साइंस थे, मेरे पास ये पेशेंट आया है, बच्चा आया है टीन, तो मैं इसको स्क्रीन करूं फर्दर कि इसको वास्तव में कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है कि नहीं है? जनरली बच्चे साइकेट्रिस्ट के पास शुरुआत में कम आते हैं. उनका पहला कॉन्टैक्ट ऑफ केयर जो है क्लिनिशियन में वो पीडियाट्रिशियन से होते हैं. ओके,
क्योंकि डेफिनेटली स्टिग्मा की वजह से भी लोग नहीं आ पाते, और दूसरा कारण होता है कि वो पहले से ही किसी पीडियाट्रिशियन को मिल रहे होते हैं सारी समस्याओं के लिए। तो यदि कोई भी क्लिनिशियन सारा एवोल्यूशन करने के बाद उसे लगता है कि कोई भी फिजिकल डिजीज़ नहीं मिल रही हैं बच्चे को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा और बार बार बुलाना पड़ सकता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों में। क्योंकि बच्चों में कभी कभी हिस्ट्री लेते हुए एक साइकेट्रिस्ट को 1.5 से 2 घंटे तक लग जाता है, क्योंकि रेपो बनाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा हमको जब माँ बाप को नहीं बता रहा तो हमको कैसे बताएगा कि अंदर क्या समस्याएं चल रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेपो बनाना। ओके, यदि हम कोई स्क्रीनिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ कुछ स्केल्स होते हैं, SADS करके एक स्केल है बच्चों में, और भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं, पर उनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और यदि हम जनरल बात करें तो हम जो जनरल साइन सिम्टम हैं डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के, वो हम बच्चों में पूछ सकते हैं जनरली। जैसे कि डिप्रेसिव सिम्टम्स के लिए मैंने बताया कि बच्चों में इरिटेबिलिटी होती है, या लो मूड हो रहा हो लंबे टाइम से, या उनका जो इंटरेस्ट है प्लेफुल एक्टिविटीज़ में, खेल कूद में, वो कम हो गया है। आजकल वो अपने फ्रेंड से मिलना कम कर दिया है उन्होंने, वो जा नहीं रहे हैं आउटिंग के लिए, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर दी हैं उन्होंने। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन की तरफ इशारा करते हैं। एंग्जाइटी में बच्चे बोलेंगे कि मुझे अजीब सा फील होता है आजकल। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जनरली एडल्ट की एंग्जाइटी से डिफ़र करता है बच्चों की एंग्जाइटी में, क्योंकि बच्चे नहीं बताएंगे कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मुझे स्वेटिंग हो जाती है, मुझे ट्रेमर आ रहे हैं। बच्चे हमेशा बोलेंगे कि कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वो बहुत ही कॉमन सिम्टम है एंग्जाइटी का। स्लीप डिस्टर्बेंसेस के बारे में हम पूछ सकते हैं कि आजकल स्लीप में तो नाइट टेरर या नाइट ड्रीम्स तो नहीं बढ़ गए हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों में एंग्जाइटी ड्रीम्स बड़े कॉमन हैं। तो ये कुछ साइन हैं जिनके थ्रू हम स्क्रीन कर सकते हैं कि बच्चों में कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गई है, एडोलेसेंट्स में स्पेशली। डॉक्टर पंकज, आपके एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपने देखे हैं एडोलेसेंट्स में, और जो भी आपने देखे हैं तो आपका क्या अनुभव है कि उनका प्रोग्नोसिस कैसा रहता है? यदि हम एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ की बात करें तो इस दौरान बच्चों में जो रह जाता है वो ADHD रह जाता है। ADHD पहले था और वो अब कंटिन्यू कर रहा है एडोलेसेंट में भी, तो वो उनकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एडल्ट हो गए हैं और जिन्होंने बाद में इतना कर्ज किया अपने फैमिली को, अपने पुराने डॉक्टर को कि मुझे ADHD था, बट ही कुड नॉट डायग्नोस्ड ADHD। तो उस समय मेरा कैरियर पीक पे था, मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रहा था, तो मुझे तो साइंस लेना था पर मैं तो कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो अटेंशन था वो उतना अच्छा था ही नहीं साइंस के लिए। तो ADHD यदि रह जाता है तो वो बहुत कॉमन है, क्योंकि ADHD बिना दवाइयों के बहुत मुश्किल होता है सही करना। साइक्लोस्पिरिन देना ज़रूरी होते ही हैं, और थेरेपीज डेफिनेटली साथ में। इस दौरान अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर यदि ये रह जाएं तो ये आगे चल के एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है जिनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता है। ODD तो भी अच्छा प्रोग्नोसिस, पर कंडक्ट डिसऑर्डर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग फाइट भी कर रहे हैं, ये लोग और बच्चों को बुली कर रहे हैं, ये आगे चल के सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्कूल में मेंटल हेल्थ में जुड़ा हुआ था SDMS से, तो मैंने बच्चों से अकेले बात करना शुरू किया, टीनेजर से स्कूल में। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे थे जो कैनाबिस या गांजा ले रहे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नींद की दवाइयों का सेवन कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता है कंडक्ट डिसऑर्डर का, क्योंकि वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाएगा 18 के बाद, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है ढंग का। ओके, हाँ, डिप्रेशन के बच्चे मैंने देखे हैं। डिप्रेशन जनरली अच्छा प्रोग्नोसिस वाला होता है। उनको जनरली चाहिए कि एक अच्छा एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट हो अपने क्लिनिशियन की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से। उनकी आशाएं हमें पेरेंट्स की कम करनी होती हैं जब डिप्रेशन को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, सोमेटोफॉर्म की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। और मेरे पास बहुत सारे जो फीमेल एडोलेसेंट गर्ल हैं वो आती हैं कन्वर्जन फिनोमेना से। तो कन्वर्जन फिनोमेना का रीज़न है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके माइंड में, स्ट्रेस चल रहा है जिसे वो अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो जो फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं या जहाँ पर
अपनी बात रखने का अधिकार ज़्यादा नहीं मिलता, वहाँ पर हिस्टोरिकल डिसऑर्डर या कन्वर्जेंट डिसऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। ओके, पुरानी प्रैक्टिस में जब हम रेजिडेंट थे तो हम बहुत लंबी बातें करते थे, तो हमें पता चलता था कि ज़्यादा कॉमन 50% से ज़्यादा जो फीमेल हैं वो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाती हैं, तो इसलिए कन्वर्जेंट डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनको कभी सुना ही नहीं जा रहा है उनके घर में। तो ये एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर पंकज, जो भी पेशेंट्स हमारे टीन्स आपके पास आए हैं जिनका आपने इलाज किया है, तो ऑलमोस्ट सब में दवाइयों की ज़रूरत पड़ी है या कोई साइकोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी से भी ठीक हो पाए हैं? जी, थैंक यू मैम। सो यदि हम सीवियर मेंटल इलनेस को छोड़ दें कि बहुत सीवियर डिप्रेशन किसी को है, मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है, इतनी एंग्जाइटी है कि वो कोप नहीं कर पा रहा है, तो ही हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत बच्चों में पड़ती है। अदरवाइज़ ज़्यादातर बच्चों को हम बिना मेडिसिन्स के भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अभी ADHD में हमको दवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि वो थेरेपी से अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका करियर ख़राब हो जाएगा। और दवाइयाँ ऐसी नहीं होती जिनसे कि पूरे दिन नींद आए या कुछ हो। वो दवाइयाँ तो जनरली साइकोस्टिमुलेंट कहते हैं उनको, कि वो स्टिमुलेंट करेंगे, यदि जनरल आदमी ले लेगा तो उन बच्चों को ADHD में वो नॉर्मल कर देती हैं हम जैसा। ओके, तो उनका करियर अच्छा ही होने वाला है उनसे। बाकी रही बात कन्वर्जेंट डिसऑर्डर की, तो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में तो हमें पता करना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आखिर ऐसे स्ट्रेसर्स क्या हैं जिनकी वजह से कन्वर्जेंट फिनोमेना हो रहा है या हिस्टोरिकल फिनोमेना हो रहा है। तो हम उसको कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स के ज़रिए पता करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, और उस कॉन्फ्लिक्ट पे काम करते हैं विदाउट एनी मेडिकेशंस की ज़रूरत वहीं पड़ती है यदि वो बहुत ज़्यादा इलनेस सीवियर है या वो बिना विद थेरेपी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अदरवाइज़ हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू डॉक्टर पंकज फॉर सच क्रिस्प एंड परफेक्ट आंसर्स टू ऑल माय क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिस्कशन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे क्लिनिशियंस, पीडियाट्रिशियंस एज वेल एज पेरेंट्स, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टू डील विद डे टू डे डीलिंग विद एडोलेसेंट्स। डॉक्टर्स पेशेंट्स के लिए और पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।